लीगल लिटरेसी के आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं गिग वर्कर्स और उनके कानूनी अधिकारों पर। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिसिंग अधिवक्ता और श्रम कानूनों की जानकार एडवोकेट सिमरन कौर लुथरा जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो पर। मैम, गिग वर्कर्स जो टर्म सामने आता है तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स भी होता है कि क्या सिर्फ डिलीवरी बॉयज़ इसकी कैटेगरी में आते हैं। गिग वर्कर्स मैम प्रैक्टिकल टर्म्स में किसे कहते हैं और ये मुद्दा आज के समय में इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? जी, जब हम एक तबके की बात करते हैं जो अभी डेवलपिंग है, जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अभी डेवलप होने लगी हैं और अभी उन्होंने कुछ लोगों को अपॉइंट किया है अपने काम करने के लिए। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जैसे ओला उबर हो गए, उन्होंने जो ड्राइवर्स अपॉइंट किए हुए हैं। दूसरी बात, जो डिलीवरी एजेंट्स अपॉइंट किए हुए, जो जोमेटो स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म्स है, ब्लिंकिट जैसे प्लेटफॉर्म्स है, उन्होंने जो पार्टनर्स अपॉइंट किए हुए हैं, तो उनके लिए स्पेसिफिकली ऐसा कोई कानून अभी तक बना नहीं है। तो उनके लिए, उनके वेलफेयर के लिए हम क्या क्या कानूनी चीज़ों को जान सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में अगर देखा जाए 2020-21 का डेटा अगर देखते हैं तो 7 मिलियन लगभग ऐसे लोग गिग वर्कर्स की कैटेगरी में आ गए। और ये अगर 2029 से 30 में देखा जाए तो वो बढ़कर 23 मिलियन तक हो सकता है। ज़्यादातर यंगस्टर्स जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो इस प्लेटफॉर्म्स में काम करने के लिए अपने आप को अपॉइंट करते हैं। सेकेंडली, जुड़ते हैं उन बड़ी बड़ी कंपनियों से, और जिनके पास गाड़ियाँ खड़ी हैं वो ओला उबर में अपनी गाड़ियाँ चलाते हैं। तो उनके लिए क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या बेनिफिट अभी तक आया है और क्या बेनिफिट आगे हो सकता है, इसके लिए हमको इस टॉपिक पे चर्चा करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। गिग वर्कर्स वो होते हैं हमें जो प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में नहीं आते हैं, लेकिन जो इंडिपेंडेंट जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। जैसे मैंने अगर किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं अपनी ये सर्विसेज आपको दूंगा, तो बदले में वो आपको आपका शेयर पर डिलीवरी या फिर पर राइड पर ये चीज़ों को आपको वो देंगे, उसका कंपेंसेट करेंगे और उसको आपको पेमेंट करेंगे। बट ऐसे अगर एम्प्लॉयज़ को देखा जाए, जो हमारे कर्मचारी संबंधित जितने भी अधिनियम बने हैं, लेबर लॉ में जितने भी अधिनियम बने हैं, वेजेस एक्ट, एम्प्लॉयमेंट कंपेंसेशन एक्ट, ये सारे एक्ट्स बने हैं, उसमें एम्प्लॉय बताया गया है। तो एम्प्लॉय जो होता है वो होता है प्रॉपर 9 to 5 काम करने वाला व्यक्ति। उसको कितना आप काम करवा सकते हो वो समय सीमा निर्धारित है, उसको आप मिनिमम कितना सैलरी दे सकते हो वो निर्धारित है। अगर सैलरी नहीं मिलती है तो वो एम्प्लॉय श्रम न्यायालय में जाकर के उसको क्लेम कर सकता है। परंतु जो गिग वर्कर्स है उनके लिए तो अभी कानून डेवलप हुआ ही नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, उस विषय पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। जी अमित। बिल्कुल मैम, क्या वर्तमान में भारत में गिग वर्कर्स को किसी विशेष श्रेणी में कानूनी रूप से वर्गीकृत किया गया है? जी, श्रेणी की जैसे हमने चर्चा की कि श्रेणी अभी तक इसके लिए बनी ही नहीं है, क्योंकि किसी भी लेबर लॉ में अमेंडमेंट हुआ नहीं है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आए हुए ज़्यादा समय हुआ नहीं है। तो जब ये पुराने कानून चले आ रहे हैं जिसमें एम्प्लॉय को बताया गया है कि जो कर्मचारी क्या होता है, कर्मचारी की जो परिभाषा है वो डिफाइन कर दी गई है, तो उसमें गिग वर्कर्स का एक्सेप्शनल क्लॉज अभी तक ऐड हुआ नहीं है। तो इसीलिए उनको आज की डेट में भी इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स की तरह पे डील किया जाता है। वो किसी भी तरीके से एम्प्लॉय नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्टर्स है। और कॉन्ट्रैक्ट में जो बेनिफिट और जो राइट्स और जो कंपेंसेशन और जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, वही उन पे एप्लीकेबल होती है। और जो इंडिपेंडेंट जो एम्प्लॉयमेंट एक्ट्स है वो उन पे एप्लीकेबल नहीं होती है। तो इसी तरीके से वो लोग कई चीज़ों से वंचित रह जाते हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, वेजेस हो गए, सोशल सिक्योरिटी हो गया। तो उसके लिए अभी हमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। जी अमित। बिल्कुल मैम, कर्मचारी और संविदाकर्मी के बीच का अंतर कानूनी रूप से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? जी, ये इसीलिए महत्वपूर्ण है अमित, क्योंकि एक कर्मचारी अगर किसी संस्था में नियुक्त होता है तो उसके पास अधिकार होते हैं कि वो मिनिमम वेजेस प्राप्त कर सके। और अगर उसको वेजेस नहीं मिलते, अगर टाइमली उसको सैलरी नहीं पे होती है, तो फिर वो उसके खिलाफ में एक लीगल नोटिस भी दे सकता है। लीगल नोटिस देने के बाद में श्रम न्यायालय में शिकायत भी कर सकता है। वर्क प्लेस हरासमेंट अगर होता है या ओवरवर्क किया जाता है तो उसके लिए भी कानून की सहायता वो ले सकता है। साथ ही साथ उसको प्रोविडेंट फंड का लाभ मिलता है, मैटरनिटी बेनिफिट्स महिलाओं को मिलती है, साथ ही साथ ग्रेच्युटी मिलता है। लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में जो गिग वर्कर्स है वो अभी तक इस कैटेगरी में आए नहीं है, तो उनको ये सारे लाभों से वंचित रह जाना पड़ता है। तो इसीलिए एम्प्लॉय और जो संविदा कर्मी होते हैं उनमें डिफरेंस होता है। संविदा कर्मी की जो नौकरी है वो भी फिक्स नहीं होती है, और साथ ही साथ वो जब तक कार्य कर रहा है, जब तक अपनी सर्विसेज दे रहा है, तब तक ये सारे बेनिफिट्स नहीं ले पाता। वो सिर्फ और सिर्फ अपना शेयर ले पाता है जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड होते हैं। जी अमित। मैम, तो क्या इसका मतलब ये है कि जो गिग वर्कर्स होते हैं उन्हें अभी कानूनी तौर पर कोई भी लाभ नहीं मिल पाता?
अगर देखा जाए तो कुछ हद तक लाभ गिग वर्कर्स को अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 के अंतर्गत मिल सकता है। लेकिन उसके लिए जैसे अगर आप कोई डिलीवरी पार्टनर हैं या फिर आप अगर किसी इस संस्था में अपनी गाड़ियां चलवा रहे हैं, ओला उबर राइडर हैं आप, या फिर आप डिलीवरी एजेंट है या किसी भी तरीके का ऐसा गिग वर्क करते हैं, तो आप अपने आप को ई श्रम पोर्टल में रजिस्टर कर ले। ये ई श्रम पोर्टल गवर्नमेंट की साइट है जिसमें जितने भी एम्प्लॉयज देश में हैं उनका रिकॉर्ड, उनका एक जो अभिलेख है वो तैयार करके रखा जाता है गवर्नमेंट के पास, ताकि फ्यूचर में जाकर के उनको जो है बेनिफिट दिया जाए, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। क्योंकि कोडिफाइड हो चुका है लॉ लेकिन नोटिफाई नहीं हुआ है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। कौन सा वो कोड है, सोशल सिक्योरिटी कोड है जो कोडिफाई हो चुका है, वो नोटिफाई जब होगा तो उसमें अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड होंगे ई श्रम पोर्टल में, तो आपको जितने भी बेनिफिट्स कानून निर्धारित करेगी ऑटोमेटिकली आपको वो बेनिफिट्स मिलने चालू हो जाएंगे। जी अमित। बिल्कुल मैम, 2020 का सोशल सिक्योरिटी कोड यानी कि कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 क्या है और क्या ये गिग वर्कर्स को प्रभावित करता है? जी ये अभी अगर आप रजिस्टर करेंगे तो आपको तुरंत इस चीज़ का बेनिफिट समझ नहीं आएगा, क्योंकि अभी सरकार इस पे काम कर ही रही है। लेकिन ये गिग वर्कर्स को इस तरीके से प्रभावित करता है कि आप गिग वर्कर्स का सारा डेटा, कि वो कितने समय से कितने समय तक इस कंपनी में कितना उसने सर्विस दिया है, तो ये सब चीज़ों का लेखा जोखा आधार से, क्योंकि ये लिंक्ड होता है, तो ये लेखा जोखा सरकार के पास रहेगा। और सरकार ये तक सोच रही है कि जैसे ई श्रम पोर्टल में जो वर्कर्स ने अपना अगर रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो उनको एक्सीडेंट इंश्योरेंस 2 लाख तक का देने का भी विचार सरकार ने कर लिया है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि ई श्रम पोर्टल में अपने आप को लिंक कर ले, ताकि आपको सरकारी बेनिफिट्स आगे चल के मिले। ना कि सिर्फ सरकारी बेनिफिट्स, आगे चल के आप जो कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उसमें से भी आपको जो पीएफ, ग्रेच्युटी और मैटरनिटी बेनिफिट और ये सारी जो चीजें होती हैं जो बाकी एम्प्लॉइज को मिलती है, वो भी आगे आपको मिलने की संभावना है। जी अमित। बिल्कुल मैम, तो यदि ये कोड लागू होता है तो क्या हम कह सकते हैं कि गिग वर्कर्स को प्रॉफिट होगा, लाभ होगा? किस तरह के लाभ उनको मिल सकते हैं? जी जैसे हम नॉर्मल एम्प्लॉयज की बात करते हैं उसी तरीके से गिग वर्कर्स के पास जो अभी नहीं है, वो कोडिफाई होने के बाद में ये चीज़ें लाभ मिलने के चांसेस हैं। चांसेस क्या, ये कोडिफाइड है, बस वो नोटिफाई हो जाए तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। लाइफ एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस आपको मिलेगा कि अगर आपको ड्यूटी के वक्त में अगर आपकी डेथ हो जाती है तो उसका आपको पूरा का पूरा इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा। डिसेबिलिटी कवरेज मिलेगा। अगर आप डिसेबल हो जाते हैं, अगर परमानेंट डिसेबिलिटी आपको हो जाती है, तो जितनी परसेंटेज परमानेंट डिसेबिलिटी है, आपकी जितनी इनकम उस डिसेबिलिटी के कारण जीवन भर तक हो सकती थी, वो आपको मिल सकती है। साथ ही साथ आपको हेल्थ और मैटरनिटी बेनिफिट्स भी मिलेगी। हेल्थ बेनिफिट्स ऐसा होता है, कई कंपनीज ऐसा प्रोवाइड करती है कि अगर ड्यूटी के वक्त में आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो आप अपना इलाज करवाएं और उसका बिल जो पेमेंट है वो कंपनी करती है, तो ये बेनिफिट भी आपको मिल सकता है। साथ ही साथ पेंशन एंड वर्कप्लेस एक्सीडेंट कवर, ये सारी चीजें भी आपको मिल सकती है जो कि पुराने लेबर लॉज में ऑलरेडी है और वो गिग वर्कर्स को भी मिल सकती है। जी मैम, क्या गिग वर्कर्स को पीएफ और ईएसआई का लाभ नहीं मिलता या फिर कुछ जगहों पर दिया जाता है? जी अभी तक ऐसा तो कोई कानून है नहीं, इसीलिए कंपनीज भी अपने पार्टनर्स को जो डिलीवरी एजेंट्स है इनको बिल्कुल भी ये बेनिफिट नहीं देती है। आज की डेट में ये औपचारिक जो कर्मचारी होते हैं उनको डेफिनेटली मिलता है, गिग वर्कर्स को अभी नहीं मिलता है। जी अमित। बिल्कुल, तो मैम हम कह सकते हैं कि जो गिग वर्कर्स हैं उन्हें न्यूनतम वेतन या ओवर टाइम का लाभ भी इसमें नहीं मिल पाता होगा? नहीं, इसमें भी वही बात है। अगर नॉर्मल एम्प्लॉय ओवर टाइम करता है तो वो ओवर टाइम काउंट होता है और ये कानूनन प्रावधान है कि ओवर टाइम की भी सैलरी देनी होती है। लेकिन गिग वर्कर्स अगर दिन में, रात में, धूप में, बारिश में अगर उसमें भी काम कर रहा है तो उसको ओवर टाइम नहीं मिलेगा और ना ही उसको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगी। उसको पर टास्क ही पेमेंट मिलती है आज की डेट में, कि पर डिलीवरी, पर टास्क, पर राइड, ऐसे ही उनको पेमेंट मिलती है। तो इसीलिए मिनिमम वेजेस एक्ट में जैसे ओवर टाइम का प्रावधान है वो फिलहाल गिग वर्कर्स के लिए नहीं है। जी मैम, क्या महिला गिग वर्कर्स की अगर हम बात करें तो इन्हें क्या मातृत्व लाभ का दावा हो सकता है, मिल सकता है इसका बेनिफिट इन्हें? देखिए, कर्मचारियों के लिए ही लागू है, इसीलिए ये लाभ भी आज की डेट में गिग वर्कर्स को नहीं मिलता है। इसीलिए हम ये टॉपिक को आज चर्चा कर रहे हैं कि क्यों ये जरूरी है, क्यों ये आना चाहिए, और कोडिफाई हो गया है तो उसमें और क्या इंप्रूवमेंट्स होने चाहिए। तो ये हमारे डिस्कशन का टॉपिक इसीलिए है क्योंकि ना मैटरनिटी बेनिफिट मिल रहा है लोगों को, ना ही एक्सीडेंट क्लेम मिल रहा है, ना ही लाइफ इंश्योरेंस मिल रहा है, ना ही ड्यूटी के वक्त में अगर
कुछ हो जाता है तो उसके लिए मिल रहा है, ना ओवर टाइम मिल रहा है, ना मिनिमम वेजेस मिल रहे हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए इस पे आज हम लोग गहन चर्चा कर रहे हैं। जी अमित। बिल्कुल, इतने सारे जो लाभ हैं कर्मचारी के तौर पर दिए जाने चाहिए वो इन्हें नहीं मिलते, जबकि बहुत ज़्यादा मेहनत का काम इनका रहता है और कई बार हम कह सकते हैं कि एक लाइफ थ्रेटनिंग काम भी हो जाता है अगर ड्यूटी के दौरान कोई घटना इनके साथ घटती है। डिलीवरी के दौरान कई सारे इंसिडेंट आजकल आते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है मैम कि अदर जो स्टेट्स गवर्नमेंट है, क्या वो इस दिशा में कोई कदम उठा रही है? क्या कोई राज्य सरकार ऐसी है जो गिग वर्कर्स के अधिकारों की रक्षा के लिए कोई स्टेप ले पाई है अभी तक? जी, अगर हम देखें तो राजस्थान सिर्फ एकलौता ऐसा राज्य है जिसने प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर एक्ट बनाया है। और ये एक्ट बनाने के पीछे उनका ये उद्देश्य है कि एक वेलफेयर बोर्ड का गठन किया जाए और वो वेलफेयर बोर्ड ये गिग वर्कर्स के लिए जो गाइडलाइंस है वो बनाए और उनके बेनिफिट के लिए उनके क्लेम्स को डिसाइड करे। तो सिर्फ राजस्थान अभी फिलहाल ऐसा राज्य है जिसने ये पहला कदम उठाया है और इस राजस्थान को देख करके बाकी जो राज्य है उनको भी ये कदम उठाना चाहिए। जी अमित। बिल्कुल, कोर्ट केसेस की अगर हम बात करें तो मैम सुनने में ये भी आया था कि सुप्रीम कोर्ट में भी इन पूरे विषयों को लेकर कुछ मामले चल रहे हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट में गिग वर्कर्स के अधिकारों को लेकर अभी भी कुछ फैसले आने बाकी हैं, कोई मामले पेंडिंग हैं? जी, एक ऑर्गेनाइजेशन है IFAT, यूनियन जिसको बोल सकते हैं, IFAT वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है जिसमें ये एक तरीके का संगठन है, संगठन जो गिग वर्कर्स ने बनाया है और उन्होंने अपने सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट से याचिका दायर की है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसमें काफ़ी ज़्यादा अहम होगा। आगे चल के अगर सुप्रीम कोर्ट कोई दिशा निर्देश करती है तो सुप्रीम कोर्ट हमारे लेजिस्लेचर को भी, हमारे पार्लियामेंट को भी डायरेक्ट कर सकती है कि अब इस क्षेत्र में कोडिफिकेशन की ज़रूरत है, इसमें एक पुख्ता कानून आप बनाएं और उसमें ये सारे प्रावधान सजेस्ट कर सकती है सुप्रीम कोर्ट कि ये सारे प्रावधान उसमें एप्लीकेबल आपको करने हैं। सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देश का कार्य कर सकती है। जी अमित। बिल्कुल, लेकिन क्या मैम सिर्फ सोशल सिक्योरिटी की मांगे हैं गिग वर्कर्स की? जैसे आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो खैर आना है, लेकिन जो गिग वर्कर्स हैं वो और कौन कौन सी मांगों को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं? जी, अभी हमने जो बेनिफिट्स की चर्चा की थी अमित, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट की चर्चा की थी, दूसरी बात सोशल सिक्योरिटी की चर्चा की थी, मिनिमम वेजेस की चर्चा की थी और एक्सीडेंटल क्लेम्स और लाइफ क्लेम्स और ये एक्स्ट्रा जो ओवर टाइम वर्क है, ये सारे जो हमने बेनिफिट्स की जो चर्चा की थी अमित, ये सारी चीज़ें अभी उनके पास नहीं है। इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका में ये सारे डिमांड्स करते हुए इक्वल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा सुनिश्चित किया गया है वो, और राइट टू लाइफ और राइट टू फेयर कंपेंसेशन, ये सारी चीज़ें और फेयर सैलरी, ये सारी चीज़ों के लिए डिमांड संगठन द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी गई है और इस पे जो डिसीजन आता है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा गिग वर्कर्स के लिए। मे बी ये लैंडमार्क हो जाए कि ये कोडिफाई हो जाए, लैंडमार्क हो जाए और आगे चल के जितने भी गिग वर्कर्स हैं उनको वो सारे बेनिफिट्स मिले। जी अमित। बिल्कुल, और गिग वर्कर्स तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि सारे जो लाभ है उन्हें मिलने चाहिए, क्योंकि मेहनत का काम वो भी करते हैं बाकी कंपनियों के कर्मचारियों की तरह, तो क्यों इस तरह के बेनिफिट से उन्हें दूर रखा गया है। लेकिन अब एक विषय ये भी आता है मैम कि ये तो बात हो गई गिग वर्कर्स की जो कि खुद फील्ड पर रहकर काम कर रहे हैं कंपनियों के लिए, लेकिन जो गिग प्लेटफॉर्म्स हैं उनका इस पूरे विषय पर क्या स्टैंड है? क्या वो मानते हैं कि गिग वर्कर्स की मांगे जायज हैं या कुछ और दलीलें वो देते हैं? जी, जब हम प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं, प्लेटफॉर्म अगर मार्केट में आई है वो प्रॉफिट गेन करने के लिए आई है और वो जहां तक हो सके अपने प्रॉफिट के ऊपर फोकस रहते हैं प्लेटफॉर्म ज़्यादातर, और इंडिपेंडेंट पार्टनर्स है और वो स्टार्टिंग में जब भी कोई उनसे एनरोल होना चाहता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उनको रखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स की तरह उनको डील करते हैं, ना कि अपने एम्प्लॉयज़ की तरह उनको डील करते हैं। अगर उनका नज़रिया देखा जाए वो स्वेच्छा से भी कई बेनिफिट्स अपने पार्टनर्स को दे सकते हैं, अपने डिलीवरी एजेंट्स को दे सकते हैं, परंतु ऐसा आज तक नहीं देखा गया है कि किसी प्लेटफॉर्म द्वारा एक्स्ट्रा कुछ इनके लिए किया जाए, एक्सेप्ट कुछ टिप अमाउंट, जो टिप अमाउंट भी जो ऑर्डर करता है चीज़ों को वो देता है, ना कि कंपनी प्रोवाइड करती है। तो ऐसा कोई एक्स्ट्रा एफर्ट हमें कंपनियों के द्वारा नहीं दिखता है। इसीलिए इसमें ज़रूरी है कि कानून बने। कंपनियों का यही एक मत है कि जब कानून ही नहीं ये बेनिफिट्स उनको दे रहा है तो हम स्वेच्छा से क्यों देंगे। जी अमित। बिल्कुल, तो ये तो प्लेटफॉर्म कंपनीज की बात हो गई, लेकिन सरकार क्या कहती मैम? सरकार के इस विषय पर क्या राय है? जी, अभी सरकार ने शुरुआत ही की है। जैसे मैंने ई श्रम पोर्टल की बात की है, उन्होंने डेटाबेस कलेक्शन का काम चालू किया है। जब सारे गिग वर्कर्स या मोस्टली देश के गिग वर्कर्स
ना कि सिर्फ गिग वर्कर्स, इवन छोटे तबके के भी जो वर्कर्स होते हैं वो भी अगर ई श्रम पोर्टल में अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं और आधार कार्ड से उसको लिंक रहता है वो पोर्टल डायरेक्टली, तो आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है, आपका जो वर्क डेटा है, वो सब कुछ सरकार के पास रहेगा। तो सरकार जो है उसके लिए इस विषय पर एक बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स उनके लिए अलाउ कर सकती है, संचित निधि द्वारा भी कर सकती है और कंपनीज को भी डायरेक्ट कर सकती है कि आप अपनी प्रॉफिट का इतना शेयर अपने एम्प्लॉयज के, यानी कि गिग वर्कर्स के जो एक्स्ट्रा है उनको, उनके बेनिफिट के लिए ये अपना प्रॉफिट शेयर आप रिजर्व करके रख लें। तो ये एक सरकार के जिस हिसाब से दिख रहा है, सरकार इस तरफ अभी अग्रसर है। जी अमित। बिल्कुल। तो मैम क्या इन शॉर्ट अगर हम अभी तक की इनकी गतिविधियों को देखें गिग वर्कर्स की, तो इन्हें असंगठित श्रमिक यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स माना जा सकता है ऑफिशियली? जी, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स इसीलिए माना जा सकता है क्योंकि अभी तक तो आपने देखा होगा कि अलग अलग पोर्टल्स में इवन एक व्यक्ति अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में भी कार्य कर रहा है, तो ऑर्गेनाइज तो कहीं अभी फिलहाल है ही नहीं। लेकिन ये जरूरी है क्योंकि भारत के देश में आपके पास अधिकार है कि आप एक यूनियन बना सकते हैं। अगर ये जो सारे वर्कर्स है अपना एक संगठन बनाए और उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े तो उनकी आवाज और बुनियादी हो जाएगी और ज्यादा सुनी जाएगी। और जैसे सुप्रीम कोर्ट में हमने यूनियन का बात किया था, उन्होंने याचिका दायर की, उसी प्रकार से अपने अधिकारों को रखने के लिए ये यूनियंस अपने प्लेटफॉर्म्स पे या फिर किसी भी सरकारी संस्था पे अपनी बात को याचिका के माध्यम से रख सकते हैं। जी अमित। बिल्कुल। हम बहुत सारे मैम संगठनों को देखते हैं जो कि मजदूरों से जुड़े होते हैं, वो यूनियन बनाते हैं, प्रोटेस्ट भी करते हैं, मांगे भी रखते हैं सिस्टम के सामने। लेकिन क्या गिग वर्कर्स का अभी तक ऐसा कोई यूनियन सामने आया है? क्या यूनियन बनाने के लिए अधिकृत हैं ये? जी, अभी तक सिर्फ IFAT और गिग वर्कर्स यूनियन नाम से ये दो यूनियन हुई है और याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी वो IFAT के द्वारा दायर की गई थी। तो इनके द्वारा एक संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुसार आपके पास एक फ्रीडम है कि फ्रीडम टू एसोसिएट पीसफुली, अपना एसोसिएशन, अपना यूनियन आप बना सकते हैं और अपनी आवाज को उठा सकते हैं। तो ये गिग वर्कर्स द्वारा यूनियन बनाया जा सकता है और मेरे ख्याल से ये ज्यादा फायदेमंद भी होगा उनके लिए, क्योंकि अगर आप डिवाइडेड रहेंगे तो आपकी आवाज उतनी नहीं सुनी जाएगी। अगर आप यूनाइटेड हो जाएंगे तो आपकी आवाज हर एक जगह, न्यायपालिका में और इवन सरकार के सामने और राज्य व्यवस्था, हर जगह पे आपकी आवाज सुनी जाएगी। जी अमित। बिल्कुल। लगातार ये अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं मैम, लेकिन अगर इन्हें इस तरह की फ्रीडम मिल जाती है, अपलिफ्टमेंट इनका हो जाता है प्लेटफॉर्म्स की तरफ से, तो औपचारिक अधिकार मिलने पर हमारी जो इकोनॉमी है इस पर क्या इफेक्ट आप देखती हैं? जी, जब हम ये बात करते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी अगर किसी काम में ना हो तो कोई भी व्यक्ति उतना इंटरेस्ट नहीं लेगा और फिलहाल गिग वर्कर्स का जैसा काम है कई लोग उसमें इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं। लेकिन अगर ये कोडिफाइड हो जाए और जो बेनिफिट्स मिल जाए, उनको सोशल सिक्योरिटी मिल जाए, तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इवन ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चीज़ में अपने आप को एनरोल करेंगे। बच्चे खास तौर पे जो पार्ट टाइम वर्क करते हैं, जो अपने आप को, अपने एजुकेशन को फंड करते हैं कुछ पार्ट टाइम नौकरियां करके, वो भी गिग वर्कर के तौर पे रजिस्टर होने के लिए रेडी हो जाएंगे। और रेडी आजकल छोटे बच्चे ही ये चीज़ें कर रहे हैं, बट स्टिल वो सिक्योर नहीं है। तो अगर ये चीज़ को अगर कोडिफाई कर दिया जाए तो ये एक प्रोफेशन बनने का बहुत ही अच्छा जरिया होगा। जिनको भी ये अगर ये करते हैं अपने आप को एनरोल, तो फिर ये एक नया स्ट्रीम ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। और इसे मैम आगे चल के हम संवैधानिक मूल्यों से कैसे जोड़ सकते हैं भारत? जी, क्योंकि हमारा संविधान इक्वालिटी की बात करता है, सोशल जस्टिस की बात करता है, डिग्निटी की बात करता है। अगर ये सारे बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं तो ये सारे जो हमारे संवैधानिक अधिकार है ये भी नहीं मिल रहे हैं। आपको राइट टू लाइफ प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, आपको सोशल जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, आपको समानता एम्प्लॉय की तरह भी नहीं देखा जा रहा, तो आप उससे भी नीचे हैं क्या? तो ये सारी चीजें संवैधानिक तौर पे बैलेंस बनाने के लिए ही ये कोडिफिकेशन की कई ज्यादा जरूरत है। और प्रगति के लिए भी, हमारे देश के प्रोग्रेस के लिए भी, इवन हर तबके के प्रोग्रेस के लिए भी ये काफी ज्यादा जरूरी है। जी अमित। बिल्कुल। अब गिग वर्कर्स मैम जागरूक हो रहे हैं और कुछ मामले जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में भी है जिस पर वर्डिक्ट आना बाकी है, तो आप क्या मानती हैं कि आने वाले समय में क्या बदलाव इस पूरे प्लेटफॉर्म्स को लेकर, गिग वर्कर्स को लेकर हमें देखने को मिल सकता है? जी, सुप्रीम कोर्ट का जिस प्रकार से रुख है और सरकार द्वारा ये डेटा कलेक्शन के पीछे जो उद्देश्य है ये यही है कि ये, क्योंकि एक आजकल ज्यादातर चीजें ऑनलाइन हो गई है, तो ऑनलाइन बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए जो भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस पीपल है, एंटरप्रेन्योर्स है या गिग वर्कर्स हैं, ये सबके कंबाइंड एफर्ट्स से ही ये प्लेटफॉर्म जिंदा रह सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा
भी ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ये कोडिफिकेशन का डायरेक्शन लेजिस्लेचर को दे दे, पार्लियामेंट को दे दे कि आप इसको कोडिफाई करिए और इस एक्ट को प्रवर्तनीय बनाएं। साथ ही साथ पार्लियामेंट में भी ये कोडिफिकेशन होकर के ये एक्ट बनाया जा सकता है। सोशल सिक्योरिटी कोड जो है उसको नोटिफाई किया जा सकता है। अगर वो नोटिफाई हो जाता है तो वो प्रोस्पेक्टिव रूप से वो सारी चीजें एप्लीकेबल हो जाएंगी सारे के सारे वर्कर्स पे, और जब वो गिग वर्कर्स सिक्योर हो जाएंगे तब वो और अच्छे से कार्य कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें अपने आप को एम्प्लॉय कर सकते हैं। जी अमित। बिल्कुल, लेकिन ये प्रोसेस होने में अभी थोड़ा सा वक्त लग सकता है। तब तक किस तरह से मैम गिग वर्कर्स अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हैं, स्टैंड ले सकते हैं? जी, उसके लिए आप सबसे पहले अपने आप को सरकारी पोर्टल ई श्रम में अपने आप को रजिस्टर कर लें। इससे आप एक तरीके से सिक्योर हो जाएंगे, आपकी रिकॉग्निशन हो जाएगी सरकार की नज़रों में। सेकेंडली, आप अपने आप को यूनियन या संगठन से जोड़ करके रखें कि हाँ आप इस संगठन के वर्कर हैं और आप गिग वर्कर हैं। आपकी सेकेंड आइडेंटिटी जो सरकार की नज़र में हो जाएगी वो यूनियन के माध्यम से हो जाएगी। थर्डली, आप रिकॉर्ड कीपिंग रखें कि आप कितने से कितने समय तक यहाँ पे एम्प्लॉयड हैं और कब से ये कार्य कर रहे हैं, कितना आप कर रहे हैं, आप अपना रिकॉर्ड बना करके रखिए। साथ ही साथ अगर आपको कहीं पे भी जरूरत हो आप कानूनी सहायता जरूर लें और अपने आप को लीगल फ्रेमवर्क में भी सिक्योर करके रखें। जी अमित। बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कि ये गिग वर्कर्स का मुद्दा सिर्फ काम से जुड़ा नहीं बल्कि हमारे संविधान में निहित सामाजिक न्याय और समानता से भी गहराई से जुड़ा है। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे इस शो पर आकर दर्शकों को गिग वर्कर्स की कानूनी स्थिति पर बेहद सरल, तथ्यपूर्ण और जरूरी जानकारी देने के लिए। जी, तो हमें उम्मीद है कि आज की चर्चा से गिग वर्कर्स अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक होंगे और समाज में भी इस विषय को लेकर संवेदनशीलता बढ़ेगी। ऐसे ही जरूरी विषयों पर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।